हेलो व्यूअर्स, आज आपके लिए उस्मानी सर लाए हैं बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इससे पहले आप कुछ वीडियोस मेरा अगर आप देखा है या अगर बिल्कुल नए हो तो आप आई बटन को प्रेस करके मेरे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जितने भी वीडियोस है उसको आप देख सकते हो। अगर उन वीडियोस को आप देख लेते हो तो ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, इसमें जितने भी सारे कंटेंट है ये आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए है और मैंने पहले ही कहा था कि 2 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन जो मेरा हो रहा है वो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए होता है और उसके बाद इसी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड हमारा नीट पर पूछे जाने वाले नीट बेस्ड एग्जाम जो न्यूमेरिकल्स होगा, प्रॉब्लम्स होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है स्पेशली आपका 12th बोर्ड के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए या शॉर्ट में, या फिर इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने ये देखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इससे पहले हमने जो कुछ वीडियोस अपलोड कर रखा है तो वहां पे हम लोग ये देखे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपने फील्ड के साथ, यानी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उस डाइपोल का क्या इंटरेक्शन है, उसके डाइपोल मोमेंट का क्या रिलेशन है, तो ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। अब आज हम लोग को देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करता है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल अब ये किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा और उस फील्ड में ये किस तरह से बिहेव करेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप एक्सटर्नल भी कह सकते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और कुछ बच्चे का कहना है कि सर इसको आप हिंदी में भी आप कर दिया करें, तो इसको आप लोग कहते हैं किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का व्यवहार, यानी किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का बिहेव करता है, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इसको ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। अगर कहीं पे आपको इसमें से कहीं डाउट होता है तो आप बिल्कुल डाउट सेक्शन में आकर के, आप कमेंट में आकर के डाउट पूछ सकते हो और हमारा टीम जो है आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगा। आई डू होप कि आप इसको बेहतर समझते हो। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो थोड़ा सा पहले इसको हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो इक्वली स्पेस्ड होगा और पैरेलल होगा। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर है, तो ये डाइपोल में एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर ये डाइपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रखा हुआ है और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इधर की तरफ है जिधर से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ रहा है, तो हम लोग इस बात को ये अंडर कंसीडर में रखते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहीं से आता है, इसका मतलब है कि वह लाइन ऑफ फोर्स जो जेनरेट होता है कहीं ना कहीं दूर में पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। इस चीज को हम लोग मान के चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स इधर की तरफ होगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, वो इधर की तरफ होगा। इस केस में
अगर डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरह से रखा हुआ है तो ये डायपोल पर जो लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये फोर्स बिल्कुल डायपोल को स्टैटिक पोजीशन में रखेगा, विराम में रखेगा। थोड़ा सा इस डायपोल को अगर हम लोग डिस्प्लेस कर दें, अगर डायपोल को थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस कर दिया माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को, अगर हमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया तो इस पर जो फोर्स इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, ये दोनों फोर्स फिर इसको लाइन अप कर देगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अलोंग उसको अलाइन कर देगा, यानी कतारबद्ध कर देगा, उसके तरफ लेके आएगा। इसका मतलब है कि डायपोल अगर इस पोजीशन में हो, इसको अगर थोड़ा सा रोटेट कर दे हम इस डायरेक्शन में, तो ये फिर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, फिर इसको इस पोजीशन में लेके आ जाएगा। या अगर थोड़ा सा इधर की तरफ रोटेट कर दें तो ये फोर्स इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, फिर दोबारा इसी पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अब यहाँ शर्त क्या होगा? अब ये शर्त यह है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, सपोज दैट, और डायपोल को जो हमने ऐसे रखा है और यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही होगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और वो इस तरह से रखते हैं कि उसका डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस समय हमारा ये डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर ये डायपोल कुछ इस तरह से हो कि उसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, अपोजिट बोले तो मान लिया कि इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल को हमने ऐसे रखा है कि इधर माइनस चार्ज है और इधर प्लस चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट हमारा इधर की तरफ हो जाएगा। अब डायपोल मोमेंट P इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगा। इससे पहले वाला जो मैंने बताया दोनों पैरेलल था। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि इस चार्ज में जो फोर्स लगता है वो फोर्स इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कहीं ना कहीं इधर पॉजिटिव चार्ज प्लेट से वो चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ रहा है, ये चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स इमिनेट होता है, निकलता है। तो ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव इसको रिपेल नहीं करेगा, बल्कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जस्ट क्या फिगर उलट जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको यहां से इधर रिपेल करेगा। अगर ये दोनों फोर्स बिल्कुल कोलिनियर है, बिल्कुल एक लाइन में है, बिल्कुल कोइंसाइड है, तो इस केस में भी ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये डायपोल पर इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स ये बिल्कुल इक्वल होगा और अपोजिट होगा, और डायपोल बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर इस डायपोल को अगर हमने रोटेट कर दिया, थोड़ा सा भी रोटेट कर दिया, ये माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, तो उस समय इस डायपोल पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायपोल को बिल्कुल रोटेट कर देगा। और बिल्कुल अगर स्टैटिक पोजीशन ऐसे रहेगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और थोड़ा सा अगर रोटेट कर दिया जाए, थोड़ा सा डायपोल को अगर रोटेट कर दिया, तो ये जो फोर्स इधर लग रहा था अब ये फोर्स इधर लगेगा, और ये फोर्स इसमें इधर लग रहा था वो इधर लगेगा, तो फिर डायपोल को रोटेट कर देगा। इस तरह से डायपोल में जरा सा भी अगर रोटेशन होता है और अपने सिचुएशन को बिल्कुल वो चेंज कर लेता है, तो इसको आप लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब ये सवाल ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है? तो हम लोग बोलेंगे जब इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों आपस में अगर पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, यानी P पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस समय ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अगर अपोजिट है डायरेक्शन में, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं
तो वो किस तरह से बिहेव करता है, दो तरह से बिहेव करेगा। वो चाहे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है और ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन ये है कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, अनस्टेबल में अपोजिट है। अब इन दोनों केस के अलावे अगर डायपोल हमारा किसी एंगल पे है तब उसके साथ क्या हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा डायपोल कुछ इस तरह से रखा हो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, बाहर से कहीं से आया हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को हमने रख दिया। यहाँ पे एक डायपोल को यहाँ हमने रख दिया कुछ इस तरह से, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इस डायपोल पर दो चार्ज हमने किया, यहाँ पे -q और यहाँ पे कर दिया हमने +q। अब ऑब्वियसली ये जो माइनस चार्ज है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा। ये दोनों फोर्स इसको रोटेट करना चाहेगा, ये दोनों फोर्स इसको रोटेट करना चाहेगा, यानी ये चाहेगा कि डायपोल को हम लोग रोटेट कर दें। यानी किसी भी बॉडी पर दो डिफरेंट पॉइंट पे और दो अलग अलग पॉइंट पे किसी भी बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तो इस तरह की फोर्स को हम लोग कपल ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और कपल ऑफ फोर्सेस जब भी किसी बॉडी में लगता है तो वो टॉर्क का काम करता है, यानी उसको रोटेट करने का काम करेगा। इसका मतलब ये दोनों फोर्स मिल करके इस डायपोल को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, यानी ये दोनों फोर्स एक टॉर्क का काम करेगा। कोई भी फोर्स जब किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ पे ये टॉर्क का काम करेगा। तो अब ये दोनों फोर्स मिल करके टॉर्क बनाएगा। एक पॉइंट यहाँ ये आता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डायपोल पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स डायपोल पर 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई होगा, और यहाँ भी जो फोर्स होगा वो Q इंटू ई होगा। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है या अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो हमारा जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है तो उसमें जाकर के आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है। अब यहाँ जो भी चार्ज रखेंगे उस पर फोर्स लगेगा चार्ज मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों फोर्स इक्वल है और ये दोनों अपोजिट है। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। अब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो इन दोनों का सम टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस केस में जब भी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस डायपोल पर लगने वाला टोटल फोर्स का वैल्यू 0 होगा। लेकिन चूंकि ये टॉर्क जो कपल ऑफ फोर्सेस लगता है ये टॉर्क बनाएगा, तो अब ये टॉर्क का वैल्यू हम लोग निकालते हैं कि ये टॉर्क कितना बनता है या कितना काम करता है। स्पेशली इस केस में आपको टॉर्क ही पूछा जाता है। तो टॉर्क के लिए हम लोग करते हैं फॉर्मूला, आपने 11th में पढ़ा होगा टॉर्क में। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है जो कपल ऑफ फोर्सेस है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ कहते हैं आइदर ऑफ फोर्सेस। आइदर का मतलब है ये कपल ऑफ फोर्स में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, यानी आइदर ऑफ फोर्सेस Q इंटू ई एंड मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। बच्चों एक फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है, दूसरा इधर की तरफ काम कर रहा है, और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे दोनों फोर्स के बीच में अगर आप पैरेलल बना दें इस तरह से तो ये दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। थोड़ा सा इसको ट्रायंगल का फॉर्मेशन देते हैं, इसको A, B और इसको C कर देते हैं, और ये एंगल जो है वो थीटा है। अब इस एंगल थीटा को हम कह सकते हैं ये जो डायपोल है -Q + Q, तो डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन होगा
और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो ये जो एंगल है हमारा, इस एंगल को हम कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब उस एंगल से हम लोग इसके वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। अब इस ट्रायंगल में अगर हम जाएंगे तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है BC, तो यहाँ हम BC रख लेते हैं। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये साइड हमें लेना है। और इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में कोई एक एंगल अगर मेंशन है 90 के अलावे, तो मेंशन एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज थर्ड बेस होता है। क्योंकि ये साइड हमें लेना है और ये साइड हमें पता है, डायपोल की लेंथ पता है, जिसको हम लोग 12 कहते हैं। तो ऑब्वियसली P और H के बीच का रिलेशन लेना है। तो बच्चों आपको ये समझना है कि हमें साइन लेना है, कॉस लेना है या टेन लेना है। तो हमारे पास जो वैल्यू रिक्वायर है, उस रिक्वायर वैल्यू के हिसाब से हमें साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको P चाहिए और H हमारा दिया हुआ है। तो हमने साइन थीटा लिया, तो साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज बोले तो AB, और हमें BC चाहिए तो BC हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB लेंथ ऑफ डायपोल होता है और उसकी लेंथ को 2n लेते हैं, तो 2n साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम BC का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से हमको ये वैल्यू मिल जाएगा QE, और ये BC का वैल्यू हो गया 2L साइन थीटा। यहाँ से ये टॉर्क का वैल्यू मिल गया। अब इस टॉर्क के वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे वेक्टर मेथड से, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ हमने Q को इस 2L के साथ सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाइड E एंड साइन थीटा, और Q इंटू 2L को हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं, PE साइन थीटा। अब ये टॉर्क हो गया PE साइन थीटा। ये जो PE साइन थीटा है, तो यहां हमें ये तय करना है बच्चों कि ये वैल्यू स्केलर है या वेक्टर है। अगर ये स्केलर होता तो ये रिजल्ट हमारा सफिशिएंट था, लेकिन चूंकि ये स्केलर नहीं है, या तीन वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व है। ये टॉर्क अपने अपने वेक्टर है, डायपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो चलो टॉर्क इधर है, वेक्टर इधर है, इधर दो वेक्टर अगर है तो बच्चों ये आपको जानना पड़ेगा कि दो वेक्टर के बीच कोई भी साधारण सा अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। जब भी दो वेक्टर के बीच मल्टीप्लिकेशन होगा, चाहे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या फिर वो डॉट प्रोडक्ट होगा। अब ये तय करना है कि P और E के बीच क्रॉस प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर ये दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो वैल्यू मिलेगा वो वेक्टर पे मिलेगा, और दो वेक्टर के बीच अगर डॉट होता है तो जो वैल्यू मिलेगा ये स्केलर भी मिलेगा। तो अगर P और E के बीच अगर हमने डॉट कर दिया होता तो स्केलर वैल्यू मिलेगा, यानी इसका वैल्यू जो है स्केलर मिलेगा। ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर भी कहते हैं हम लोग। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस करेंगे तभी हमको ये वेक्टर मिल सकता है। इसका मतलब इसको वेक्टर बनाने के लिए इन दोनों के बीच हमको क्रॉस करना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है। इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये जो टॉर्क का वैल्यू है, अगर इसको हमने वेक्टर रखा तो अब यह सवाल पैदा होता है कि P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा। क्या दो बात है, P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा। इन दोनों E का वैल्यू यही होगा। अब यहां बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इन दोनों में कौन सा क्रॉस होगा, मतलब प्री फैक्टर कौन होगा और पोस्ट फैक्टर कौन होगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू यही होगा और इसका भी वैल्यू यही होगा। तो किताबों में ये बात लिखता नहीं है कि इनमें से किसको लेना है। तो हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे, इनमें से कौन सा लेना है। जैसे बच्चों यहाँ P इधर की तरफ है, P इधर की तरफ है और ये E इधर की तरफ है। अब ये P को अगर हमने E की तरफ क्रॉस करा, P क्रॉस E किया, अगर ये P है और ये E है,
तो अगर हम P क्रॉस E करेंगे तो राइट हैंड का जो 4 फिंगर है वो प्रीफेक्टर यानी P में रखना है और इस तरह से रखना है कि जब उसको बेट करे तो वो पोस्ट फैक्टर की तरफ इशारा हो जाए, तो ये थंब हमारा वर्टिकली इनवर्ड हो जाएगा। अगर हम E क्रॉस P करते हैं तो 4 फिंगर राइट हैंड का हम E पे रखेंगे इस तरह से कि बेट करे तो वो P की तरफ आ जाए, थंब वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि चूंकि P क्रॉस E करेंगे तो ये इनवर्ड होगा और ये करेंगे तो आउटवर्ड होगा। अब ये डिसाइड करता है कि हम कौन सा लेंगे। यहाँ ये मेंशन नहीं होगा कि आप ये लो या ये लो, आपको यहाँ तय करना पड़ेगा कि कौन सा लेंगे। तो हम लोग एक रूल जानते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं। तो उस रूल के हिसाब से अगर हम इसको इस तरह से घुमाते हैं, P क्रॉस E करते हैं, तो राइट हैंड को आपको देखना है। अगर P क्रॉस E करेंगे तो वर्टिकली क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर इधर करेंगे तो ये अपवर्ड हो जाएगा। तो राइट हैंड जब भी हम लोग रोटेट करते हैं तो राइट हैंड को नॉर्मली इसे अगर रोटेट करेंगे, P क्रॉस E करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू यानी पैर के फॉर्म में आता है, ये वर्टिकली इस प्लेन के वर्टिकली इनवर्ड होगा। तो इसको हम लोग P क्रॉस E करेंगे। अब P क्रॉस E करेंगे, इसका जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू है वो यही होता है। अगर आपने 11th पढ़ रखा है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B, दिस इज थीटा, तो A क्रॉस B हो जाता है AB साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर n कैप लेते हैं। तो अगर यहाँ पे A की जगह पे हमने P करा और इसके जगह E करा तो यहाँ P हो जाएगा, यहाँ E हो जाएगा और साइन थीटा n कैप हो जाएगा। अगर इसमें हमने मोड लगा दिया तो ये n कैप का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी PE साइन थीटा, यानी P साइन थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट से P क्रॉस E। तो इसको याद रखने के लिए बच्चों आप ऐसे याद रखो, टॉपिंग टॉपिंग टॉपिंग, और ये PE को P मान लो तो ये हो गया टॉपी। अगर ये आपको याद है तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये पूछता है, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब टॉ का वैल्यू दे देगा P डॉट ही, A में दे देगा, B में दे देगा टॉ का वैल्यू E डॉट P, और C में देगा टॉ का वैल्यू P क्रॉस E, और D में कर देगा टॉ का वैल्यू E क्रॉस P। तो अब टॉपी अगर याद है, टॉपी तो टॉपी इसको टिक मार देना है। आप बोलोगे टॉपी तो यहाँ भी है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट डॉट करने के बाद स्केलर हो जाता है और यहाँ चिक चिक के कह रहा है कि ये वेक्टर है, दैट्स वाई यहाँ तो डॉट का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो ये ऐसे ही कट गया और टॉपी में ये आता ही नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, और टॉपी में ये भी नहीं आता, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये म्याजी का टोपी जो है यही आ गया। म्या का टोपी याद रख लोगे तो ये रिलेशन याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये म्याजी का टोपी, बस म्याजी का टोपी में हम लोग आज अंत करते हैं। बच्चों इसमें से रिलेटेड और भी कुछ डिस्कशन है तो इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो होगा आप उसको आप देख सकते हो। अगर आप बिल्कुल नए हो, हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नया व्यूअर्स हो, अभी देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब कर लिए हो या कर लेते हो तो हमारा जितना भी वीडियोस है, आने वाला वीडियोस है, वो आपका उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि हमारे वीडियोस को आप वॉच करो, देखो, बहुत फायदा मिलेगा। और इसमें ज़रा भी कहीं भी आपको कहीं डाउट होता है, उस डाउट को आप बेशक आकर के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो और हमारी टीम आपको इसका बिल्कुल सेटिस्फाइड जवाब देगा। Thank you for watching my channel. Keep it up.